रायपुर। नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं सुकमा से। बड़ी खबर, आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए हैं। असिस्टेंट कमांडर नितिन भालेराव शहीद हुए। सुकमा के तालमेटला इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए। ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुए हैं, 9 घायल हैं। घायल जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। नक्सलियों ने ब्लास्ट के साथ एम्बुश भी लगा रखा था। कोबरा बटालियन के जवानों की जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिली है। नक्सली अपनी बौखलाहट लगातार जाहिर कर रहे हैं। आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए। असिस्टेंट कमांडर नितिन भालेराव शहीद हुए हैं। बाकी के 9 जवान जो घायल हुए उनका रायपुर में इलाज चल रहा है। तालमेटा इलाके में नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए। एम्बुश भी लगा रखा था जिसमें जवान एक बार फिर एम्बुश में फंस गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीते दिनों नक्सलियों को मात देने में जवान उनसे एक कदम आगे दिखाई दिए हैं, जहां उनके कैंप तक पहुंचकर नक्सलियों का कैंप ध्वस्त करना और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देना लगातार अपनी रणनीति के तहत जाबाज जवान कदम उठा रहे हैं। इस बीच नक्सलियों की बौखलाहट देखने को मिली। आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया। एम्बुश भी लगा रखा था। कोबरा बटालियन के जवान उस एम्बुश में फंस गए। आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए हैं, 9 घायल हैं जिनका इलाज रायपुर में चल रहा है। कोबरा बटालियन के जवानों की जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिली, जहां नक्सली अक्सर कई मौकों पर भाग खड़े होते हैं। सुकमा आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गए हैं। बाकी के 9 जवानों का घायल अवस्था में रायपुर में इलाज चल रहा है। कोबरा बटालियन के जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इन दिनों चाहे वो बॉर्डर पुलिस हो, छत्तीसगढ़ में दक्षिण इलाके जहां पर कोर इलाके हैं नक्सलियों के, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इन इलाकों में लगातार फोर्स की पहुंच वहां तक पहुंच रही है जहां तक पहले अंदर फोर्स नहीं जा पाती थी, पुलिस नहीं जा पाती थी। वहां तक पुलिस ने अपने ऑपरेशंस तेज कर दिए हैं। कई नक्सली स्मारक ध्वस्त किए गए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि जंगल के अंदर अब सिर्फ विकास का राज चलेगा, न कि विकृत मानसिकता का या विचारधारा का। बहरहाल नक्सलियों की बौखलाहट देखने को मिल रही है। ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुए हैं, 9 घायल हुए हैं जिनका रायपुर में इलाज चल रहा है। तालमेटला की ये पूरी घटना, जहां नक्सलियों ने 2 आईडी प्लांट कर रखा था। जैसे ही जवान उस इलाके से गुजरे, नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया और एम्बुश भी लगा रखा था, जिसके चलते 9 जवान घायल हुए हैं। एक असिस्टेंट कमांडर नितिन भालेराव शहीद हुए हैं। सुकमा के कोर इलाकों में नक्सलियों का अपना गढ़ है, जहां तक पहुंचना वो अभेद इलाका, जहां अब जिला पुलिस, डीआरजी और फोर्स के जवान मिलकर एक साथ साझा प्रयास से नक्सलियों के गढ़ में घुस रहे हैं। लोगों का विश्वास भी जीतने का काम एक तरफ पुलिस फोर्स और जवान कर रहे हैं, जिससे नक्सलियों की कमर टूटी है। उनको मिलने वाला सपोर्ट भी कम हुआ है, क्योंकि अब वहां के रहवासी, आदिवासी, ग्रामीण विकास की विचारधारा को समझने लगे हैं। ऐसे में नक्सलियों की तादाद भी कम होती नजर आई है और साथ ही पिछले दिनों देखा गया तो यही एक वजह रही कि नक्सलियों की एक नई टीम छत्तीसगढ़ पहुंची है, दंडकारण्य पहुंची है, जहां ऑपरेशन नक्सलियों ने भी तेज किए हैं अपने। दूसरी तरफ मुंहतोड़ जवाब हमारे जाबाज जवान भी दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में आयोजित मानस महोत्सव में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समेत कई मंत्री इस आयोजन में शामिल होंगे। मानस महोत्सव में 1000 से ज्यादा मानस मंडली और बड़ी संख्या में मानस मर्मज्ञ शामिल हो रहे हैं। शिव नारायण के मंदिर परिसर में पिछले 7 साल से मानस कथा का आयोजन किया जा रहा है। राजकुमार साहू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजकुमार, क्या खास रहने वाला है आज मानस महोत्सव में? देखिए, ये धार्मिक नगरी शिवनारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दौरा है और ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोरोना काल में जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा नहीं हो रहा था और ये काफी पहला दौरा है जो इस तरह से अभी इस जिले में उनका हो रहा है। इसमें प्रमुख तौर पे पीएल पुनिया और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उसके अलावा कई मंत्री शामिल होंगे, जिसमें टीएस सिंहदेव और रविंद्र चौबे समेत अन्य मंत्री हैं। और इसमें बड़ा ये आयोजन है खास करके क्योंकि पिछले 7 साल से ये मानस महोत्सव मंदिर परिसर में छोटे स्तर पे आयोजित हो रहा था और इसे भव्य रूप देते हुए आयोजकों ने मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया और जिसके बाद से मुख्यमंत्री ने आने की सहमति दी और इसमें व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है और इसमें 1000 से ज्यादा मानस मंडली और बड़ी संख्या में जो मानस मर्मज्ञ हैं वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 बजे शिवनारायण पहुंचेंगे और उसके बाद से वे 3:30 बजे तक शिवनारायण में रहेंगे। 1 घंटे का उनका मंची कार्यक्रम है, तो इसकी तैयारी आयोजकों के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। जी, शुक्रिया आपका राजकुमार जानकारी के लिए। बात मध्य प्रदेश की करें तो आज बीजेपी का आज से प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी के शाहगंज में आगाज करेंगे। इधर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मिसरोद में शामिल होंगे। 29 से 15 दिसंबर तक सीहोर के 19 मंडल में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर इसे जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे कार्यक्रम अक्सर कराती है जहां कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, प्रशिक्षण कार्यक्रम का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल कुछ दिनों पहले ही बीजेपी मुख्यालय में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था, जहां पर पूरे प्रदेश के 500 से ज्यादा ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई थी और यही ट्रेनर्स अब निकलकर ट्रेनिंग देंगे तमाम मंडल के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सीहोर के जज से अपने गृह ग्राम से यहाँ पर मंडल की प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे और वहां पर बताएंगे किस तरीके से मंडल को मैनेज करना रहता है और कब चुनाव के समय बूथ को किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जाता है। तो कुल मिलाकर और वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आज भोपाल में है, मिसरोद में ही, भोपाल के मिसरोद मंडल से इसकी शुरुआत करेंगे, प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी की कोशिश है कि आने वाले 2 महीने के भीतर जो चुनाव हैं, उन चुनावों के पहले एक बार फिर से पार्टी को रिवाइव कर लिया जाए। फिर से कहीं अगर निचले स्तर पर भी कहीं कोई कार्यकर्ताओं में कोई मनमुटाव है, गड़बड़ी है, तो आपस में बैठ कर बातचीत कर ली जाए और एक तरीके से अनुशासन के साथ पार्टी वापस तैयार हो सके, ताकि नगरीय निकाय चुनाव में दमदारी से पार्टी के परफॉर्मेंस सामने आए। तो इस लिहाज से बीजेपी ने ये प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम भी चलाया है। साथ साथ ऐसे आगे भी कई सारे जो बीजेपी के कैलेंडर है, लगातार हर दूसरे तीसरे महीने में संगठन के विस्तार को लेकर कई सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की समन्वय समिति की अहम बैठक सीएम हाउस में कल देर रात तक चली, जिसमें कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए रिक्त पदों को जल्द भरे जाने पर चर्चा हुई है। संगठन में नियुक्ति के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है, तो वहीं सत्ता में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए डेडलाइन तय नहीं की गई है। इसके अलावा 2023 चुनाव के लिए अभी से रणनीति बनाकर उस पर अमल करने का फैसला किया गया है। सीएम हाउस में कुछ देर चर्चा करने के बाद बैठक में शामिल सभी लोग स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निवास पर पहुंचे और वहां पर बैठक को जारी रखा। इस बैठक में प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। संगठन स्तर पर नियुक्तियों की भी बात सामने आई है और जो निगम मंडल के पद रिक्त पड़े हुए उस पर भी नियुक्ति की बात है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मरकाम जी, समन्वय समिति की बैठक में आप शामिल थे, वो समाप्त हो चुकी, क्या कुछ बैठक में निर्णय हुआ है, थोड़ा बताएंगे?
समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में आयोजित थी, जिसमें आदरणीय पीएल पुनिया साहब के साथ जो समन्वय समिति के सदस्य थे वो शामिल हुए थे। इसमें महत्वपूर्ण चर्चा हुई है सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल हो और भविष्य की रणनीतियां तय की, और जितने भी नियुक्तियां हैं, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला कार्यकारिणी हो, प्रदेश में हो, 15 दिनों का एक समय दिया गया। 15 दिनों के अंदर सभी नियुक्तियां हो जाए, ऐसा आदरणीय पुनिया साहब ने निर्देशित किया है। साथ ही निगम मंडलों में जो नियुक्तियां हैं उसमें भी चर्चा हुई है, उसमें भी जल्दी से जल्दी नियुक्तियां हो ताकि हमारे सम्मानीय कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। कुछ डेडलाइन तय की गई कि निगम मंडलों में भी नियुक्ति को लेकर? देखिए, हमें लगता है 2020 तक सभी नियुक्तियां हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। उसके साथ साथ 17 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरा हो रहे हैं, तो सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को जमीनी स्तर पर आम जनता के बीच में जाना है। सब दिशा निर्देश हमें मिला है, उसमें हम लोग अमल करना शुरू कर देंगे। 2023 को लेकर भी कुछ फैसला हुआ है, चुनाव को लेकर, क्योंकि 2023 में चुनाव होने, उसकी भी रणनीति बनानी शुरू की आप लोगों ने कुछ? देखिए, 2023 की अभी से तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी है। उसके लिए हमारे प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों को सबसे पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा। हमें लगता है जनवरी में ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद ब्लॉक और बूथ स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच में जो सरकार की 2 साल की उपलब्धि है उसको लेकर जाना लगेंगे, और 2023 को लेकर नई रणनीति बनाई जा सकती है। ये तमाम चीज़ों पर समन्वय समिति की बैठक में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की नीति को मंजूरी मिली है। इस साल 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक की जाएगी। मक्का की खरीदी भी 1 दिसंबर से 31 मई 2021 तक की जाएगी। मंत्री चौबे ने बताया कि मंडी टैक्स में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। पहले अधिकतम 2 रुपए प्रति सैकड़ा मंडी टैक्स का प्रावधान था, अब लगभग 3 रुपए तक करने का निर्णय लिया गया है। वहीं किसान कल्याण के लिए भी 2 रुपए शुल्क निर्धारित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में गोधन न्याय योजना से उत्पादित जैविक खाद के लिए अब कोई टेंडर नहीं होगा, बल्कि सरकारी विभाग सीधे खरीद सकेंगे। कैबिनेट ने बस ऑपरेटर्स को राहत देते हुए 31 मार्च 2021 तक टैक्स छूट की तारीख बढ़ा दी है। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि प्रवासी मजदूरों का पंजीयन कराया जाएगा, जिसमें उनकी पूरी जानकारी होगी। नवा रायपुर में औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों की वर्तमान प्रीमियम दर को 50% कम किए जाने का निर्णय लिया गया। पिछले बार जो 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, इस बार 90 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत जो निष्प्रयोजित वाहन है उसका जो टैक्स जो दे है पिछली बार जो बढ़ाया गया था, उसकी अवधि को अब 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। भोपाल से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई है। हादसे के बाद कार में आग लग गई। लाल घाटी पर यह सड़क हादसा हुआ। कोहिफिजा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और इस हादसे के बाद आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें सामने आई हैं। कैमरे की ये तस्वीरें हैं जहां लाल घाटी पर यह सड़क हादसा हुआ। एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में अचानक आग लग गई। ग्वालियर से बड़ी खबर, रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खेत से रास्ता निकालने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों ने हवाई फायरिंग की है। जरगा गांव की घटना, उटीला थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। खेत तक जाने के लिए रास्ते को लेकर दोनों ही पक्षों में संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और पुलिस की कार्रवाई आगे जारी है। उटीला थाना क्षेत्र के जरगा गांव की एक घटना है।
जरगा गांव के ये दो लोग जो अपने अपने खेत तक जाने के लिए रास्ता निकाल रहे थे और रास्ते को लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई चली। हवाई फायरिंग जो की हुई थी, पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। खेत से रास्ता निकालने को लेकर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों ने हवाई फायरिंग की है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। महेंद्र जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या था ये पूरा मामला? महेंद्र, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बता दूं कि ये चोटीला थाना क्षेत्र के देहात का मामला है, जहाँ पे जो जरका खां होता है, जहाँ पे जो आगे जो यादव और गुर्जर समाज दो पक्ष थे, एक रास्ता था, उसको लेके इन दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद इतना हुआ कि दोनों ही पक्षों में लाठी और डंडे इतने चले कि जमकर लाठी डंडे चले। उसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी, हवाई फायरिंग भी की है। वहीं जब इस घटना की जानकारी जब पुलिस को लगी तो वहाँ मौके पहुंची, और जब जो दोनों पक्षों के लोग जो घायल थे, दो लोग बताए जा रहे हैं, दोनों पक्षों के लोग जो घायल थे उनको ही इलाज के लिए जो जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और उनकी हालत, कुछ लोगों की उसमें गंभीर हालत बताई जा रही है, लगातार फैला जा रही है। और पुलिस ने जो ही मामलों के पक्षों के खिलाफ क्रॉस मामला था, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कोयला चोरी मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है और दो प्रमुख आरोपी जो फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी होना बाकी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक दोनों प्रमुख आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। तकनीकी टीम की भी सहायता ली जा रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करके उसको बेचा जाता था, तो इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं हम लोग। 2 आरोपी फरार हैं। इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है और हमने महासमुंद और उनके जो भी ठिकाने, टाटीबंद और जहाँ पर एक आरोपी सरफराज का घर है मोहदापारा, यहाँ पर हमने सर्च किया है और हमारी टीम अलग अलग जगह पे जा भी रही है, लेकिन वो उपस्थित नहीं मिल रहे हैं। और साथ ही टेक्निकल टीम भी हमारी लगी हुई है, उनके मोबाइल बंद हैं, इसलिए अभी पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एमपी में कोरोना के एक दिन में 1634 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 2,03,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 13 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक 3,237 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 1,317 मरीज डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 1,85,013 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,981 हो चुकी है। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश में पहली से 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आंशिक रूप से लगेंगी और ये बड़ा फैसला स्कूलों के ऊपर सरकार ने लिया है, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश में पहली से 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिए हैं। नवीन सिंह जुड़ गए हैं। नवीन, आखिरकार फैसला वापस भी लेना पड़ा और साथ ही आंशिक रूप से जो कक्षाएं लगेंगी उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? नवीन, स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, क्या विशेषताएं हैं इस निर्देश की? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 8वीं तक क्लास 31 दिसंबर तक बंद है। मध्य प्रदेश से पहली से 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए।
इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1890 कोरोना मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में अब तक 2,34,725 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत हुई। अब तक 2,830 मरीजों की मौत हो चुकी है और आज 2,250 मरीज एक दिन में डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में अब तक 2,10,917 स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,978 है। कोरबा में 356, रायपुर में 186 नए पॉजिटिव केसेस मिले। जांजगीर में 146, रायगढ़ में 124 नए संक्रमित मिले हैं। बिलासपुर में 118, दुर्ग में 117 नए मरीज मिले। कोरबा में विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कोरोना मरीज लगातार ठीक हो रहे हैं, मगर संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। कोरबा जिले में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 357 मरीज मिले हैं। इसके पहले 263 मरीज मिले थे। कटघोरा उपजेल में 138 कैदियों के रैंडम जांच में 98 नए मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। हालांकि कलेक्टर किरण कौशल के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य विभाग की सजगता से रिकवरी रेट में जरूर बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट 88% हो गया है। जिले में 13,204 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अभी 1,704 एक्टिव मरीजों का इलाज कोविड अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। जिले में 103 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है। पॉजिटिव मरीजों के बेहतर इलाज के साथ पाली विकासखंड में रिकवरी रेट 94% रहा है। कोरबा जिले में कोरोना की जाँच RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रू नॉट पद्धतियों से की जा रही है। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।